हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर प्रोग्राम। तो आज हम जून मंथ के जो फर्स्ट वीक में करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने पूरे वीक के करंट अफेयर पढ़ लिए होंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे आप अपने स्क्रीन को पॉज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज पर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चा में रही मेघदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवाद का विषय रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटका। देखिए, जो मेघदातु जगह है यहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट एक डैम बनाना चाहती है और इनका जो मुख्य शहर है बेंगलुरु, यहां पर पानी की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना चाहती है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट का यह कहना है कि ये जो मेघदातु डैम बनाने की बात कर्नाटका गवर्नमेंट कहती है, ये जो कावेरी ट्रिब्यूनल है ये उसके भी खिलाफ है, क्योंकि बार बार जब ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया उसमें ये बात कही है कि ऐसे कोई डैम का निर्माण नहीं होगा और एनजीटी भी इसका विरोध करता है। एनजीटी कहता है कि अगर यहाँ पर डैम बना तो जो कावेरी नेशनल पार्क है उसका 63% के आसपास का एरिया जो है जलमग्न हो सकता है। तो इस वजह से इसका विरोध तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है और अपने विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने भी इसके अगेंस्ट में ही निर्णय दिया है। ठीक है, अगर हम एक नजर डालें कर्नाटका और तमिलनाडु के बारे में, तो कर्नाटका की जो मुख्य शहर यानी कैपिटल है वो है बेंगलुरु और इनकी कुल जनसंख्या है 6,41,00,000 और यहाँ पर गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है बीएस येदुरप्पा। अगर तमिलनाडु के बारे में देखें तो एमके स्टालिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं जो अभी हाल में ही चुनकर आए हैं और यहाँ पर गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और अगर कुल जनसंख्या देखते हैं तो यहाँ पर 6,79,00,000 जनसंख्या है और कैपिटल है इनकी चेन्नई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो है किसे एनआईए का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो है इस समय सीआरपीएफ के डीजी हैं और उन्हें जो है एनआईए के रूप में एक अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। एनआईए की स्थापना 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ और इस हमले के पश्चात भारत सरकार को ये रियलाइज होने लगा कि हमारे पास ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो केवल आतंकवाद के लिए डेडिकेटेड होकर काम करे। तो इस वजह से एनआईए एक्ट 2008 लाया गया और एनआईए एक्ट 2008 के जरिए 2009 में क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और अभी हाल ही में एनआईए में एक संशोधन हुआ और इस संशोधन के जरिए पहले इसकी जो रीच थी वो केवल भारत में ही थी, लेकिन अभी इसकी रीच को बढ़ा दिया गया। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जा सकती है और इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसे किसी भी राज्य में अनुमति लेने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि सीबीआई में होता है। ठीक है, सीबीआई के बारे में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी किस राज्य सरकार ने कोविड महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट्स, 3500 रुपए का एक पैकेज जो है हर बच्चे के लिए जो अनाथ हो चुके हैं ये कोविड-19 के कारण उनको देने का प्रावधान किया है। तो यह योजना असम गवर्नमेंट की है। अभी अपने पिछले दिनों के करंट अफेयर प्रोग्राम ने हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे योजनाओं के बारे में बात की थी, उनको कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन कौन सी योजनाएं थी और किन राज्यों ने शुरू किया था। और अगर हम एक नजर डालें असम के बारे में तो इसकी कैपिटल है दिसपुर और अभी हिमंता बिस्वा शर्मा ये चुनकर आए हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में असम में। अगर कुल जनसंख्या देखें तो केवल 3 करोड़ की जनसंख्या है और यहां पर गवर्नर है इस समय जगदीश मुखी साहब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है युवा पीएम योजना। देखिए, अभी हम 2022 में अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, तो भारत सरकार ये चाहती है कि जो हमारे युवा हैं वो इसके क्षेत्र में लेखकों के लेखन के क्षेत्र में अपनी और प्रोग्रेस कर सके और हमारे समाज में जो किताबों का प्रचलन है उसको और बढ़ाया जा सके। इस वजह से यह योजना अभी शुरू की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेजेसी किसके द्वारा लिखी गई? ये देखिए, ये किताब लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा और इसमें जो सावरकर साहब के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में विस्तार से बताया गया है और आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें वो कैसे उनको जेल से बाहर निकाला गया, इसकी क्या सारी बातें थी, कैसे वो जेल से भागे, तो इन सभी बातें में इसमें बताई गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी किस देश ने 31 मई को 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है? देखिए, चाइना, जापान, ये सारे देश क्या हैं, पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी पर काम कर रहे थे कि जनसंख्या बहुत ज्यादा ना बढ़े, और लेकिन अभी समस्या क्या हो गई, इनकी जो ज्यादातर जनसंख्या है वो
उम्र दराज लोगों की है। जैसे भारत की जनसंख्या की विशेषता क्या है कि हमारे यहाँ युवा ज्यादा है, लेकिन चाइना जापान इनके साथ समस्या ये थी कि इनकी जो जनसंख्या है वो बुजुर्गों की ज्यादा है। तो अभी चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है लागू की है कि इनके यहाँ अब ऐसा प्रावधान किया जाएगा, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको रिवोक कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सजग को कमीशन किया है। यह जहाज कहां बनाया गया है? तो यह जहाज गोया शिपयार्ड लिमिटेड पर बनाया गया है। देखिए, भारत सरकार चाहती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा ऐसे शिप हों बड़े बड़े, ताकि जो हमारे कोस्ट लाइन है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और ऐसे 4 अन्य कोस्ट गार्ड शिप्स हैं जो बन रही हैं, जिसमें सक्षम, सचेत, सुजीत और सार्थक अन्य हैं। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सब भारत के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम का आयोजन किया? देखिए, अभी हुआ क्या कि रूस जो है उसने अपनी गतिविधियां यूक्रेन के रीजन पर बहुत बढ़ा दी हैं, और इस चीज को देखते हुए जो नाटो संगठन है इसने क्या किया, एक स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम का आयोजन किया। और इसका उद्देश्य यह था कि ये अपनी जो तैयारी है उसको परख सके कि हमारी जो नाटो जो संस्था है उसके तहत अब हमारी तैयारी, मतलब हम किस स्तर तक युद्ध कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं। इसमें कुल 30 यूरोपियन देश शामिल है। देखिए, अभी 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया एक अन्य सदस्य नाटो का बना है। इसकी स्थापना जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की स्थापना 1949 में की गई है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है इफ्को। इफ्को ने भी क्या किया कि नैनो यूरिया को लॉन्च किया। देखिए, हमारे यहाँ जो बोरी आती है यूरिया की, उसकी आज जो मार्केट प्राइस है वो है 450 से 500 के बीच में। लेकिन ये जो नैनो यूरिया है इसका जो प्राइस होगा वो 240 से 250 रुपए होगा। अभी जो 20 से 25 या 30 किलो की जो बोरी लेके जाते हैं उसके बजाय एक ऐसा डब्बा होगा जिसमें केवल आधा लीटर के आसपास होगा, और उससे क्या होगा कि हम इन दोनों को बराबर यूज कर सकते हैं। मतलब आधा लीटर का डब्बा और 20 किलो की बोरी, ये दोनों समान होंगे। इनसे जो उत्पादकता होगी उतनी ही होगी। ठीक है, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, होता क्या है कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसकी जो बहुत प्रमुख रूप से डिमांड बढ़ने लगी वो 1990s का टाइम था। 1990 के टाइम से ये होने लगा कि जो लोगों के मानव के अधिकार हैं उनको सुनिश्चित किया जाए, उनको छीना ना जाए। तो इसके लिए 1993 में एक एक्ट लाया गया और उसके तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। और अभी जो है अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले एचएल दत्तू जो है इसके अध्यक्ष थे। देखिए, ये आप देख रहे होंगे 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना, और इसको जो है 2006 में संशोधित किया गया एक बार। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके अंतिम जीवित सदस्य का अभी निधन हो गया है। इस वजह से ये अंतिम सदस्य थे, और इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल ये फैक्चुअल जानकारी, इसको याद रखिएगा कि टीएम कल्याणन जो है ये आखिरी सदस्य थे, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, हाँ, और अब हमारा जो एक आखिरी क्वेश्चन है कि किसे असम राइफल्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है प्रदीप चंद्रन नैयर। देखिए, असम राइफल जो है इसका जो गठन है वो अंग्रेजों के टाइम पे ही किया गया। अंग्रेज चाहते थे कि जो इनके टी गार्डन का जो एरिया है वो सुरक्षित रहे, तो कैचर लेवी नाम से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन फिर उसके बाद आगे आके 1917 या 22 में आके इसका नाम जो है असम राइफल कर दिया गया। ठीक है, अभी असम राइफल की जो स्टेटस है उसको लेकर काफी विवाद भारत सरकार और असम राइफल्स के बीच में रहता है। असम राइफल्स को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सेंट्रल पैरामिलिट्री की मिलती हैं, लेकिन जो इनके मुख्य अधिकारी होते हैं वो आर्मी के रैंक्स के अधिकारियों को इसमें ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इनके बीच काफी विवाद रहता है। या तो इनका कहना यह है कि या तो आप हमें एक काम कीजिए, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कर दीजिए, या तो आप एक काम कीजिए, हमें इंडियन आर्मी के अंतर्गत कर दीजिए, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कर दीजिए। तो ये विवाद अभी बहुत दिनों से चला आ रहा है। अगर हम एक नजर डालें असम राइफल्स का जो रोल रहा है भारत के इंडिपेंडेंस में, तो सिनो जो इंडिया वॉर हुआ था, इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ, उसमें इनकी भूमिका बहुत शानदार रही। और फिर श्रीलंका के जो पीस कीपिंग हमने फोर्सेस भेजी उसमें भी इनकी अहम भूमिका रही थी। ठीक है, अब आज का हमारा ये जो करंट अफेयर था इसमें 1 से 3 तारीख तक के सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल कवर किए गए हैं। आप
को 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप @join स्काईलार्क पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।